नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया कि सर सीए में इंटर का लॉ का कुछ तो बता दीजिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है। सीए में इंटर में लॉ में जिन बच्चों का सेल्फ स्टडी है, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट दिया था, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छे से नहीं आया, या फॉर एग्जांपल जिन के डाउट्स अभी तक पेंडिंग है, या फॉर एग्जांपल क्लास ख़त्म हुआ बट समझ नहीं आ रहा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया। आज मैं आपको सीएमए इंटर का फर्स्ट चैप्टर बताने वाला हूँ कि उसमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसको रिवाइज कैसे करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये सेशन आप देखिए कंटिन्यू। जैसे आप ये सेशन पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लिख के, आप कोई भी क्वेश्चन उठा दीजिए फर्स्ट चैप्टर का, एंड अगर आपको सॉल्व नहीं हुआ तो सिर्फ कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो मैंने आपके लिए खास सी एंटर के लॉ बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाया है। प्लस मेरे पास चार्ट बुक भी है रिवीजन के लिए। अब जो बच्चे फेल हुए उनको पता कितना दर्द होता है फेल होने का, तो मैं समझ सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं अपनी कहीं डायरेक्शन, कहीं ना कहीं अपना स्टडी शायद कम था, अपने प्रिपरेशन में शायद कहीं दम कम था, या फॉर एग्जाम्पल आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी। हमने रिसेंटली जो बैच किया बच्चों, उसमें हमने कम से कम 200 क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, और प्लस हमने 1000 MCQ सॉल्व किए। और जो रिसेंट बच्चे थे जो रिसेंटली पास हुए उनको अराउंड आप सोचिए 70 मार्क्स। तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्या बच्चों, और आपको अप्लाई कैसे करना वो एग्ज़ाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे अपन एक चैप्टर में, आपको आज बताने वाला बहुत डिटेल में। तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 1 घंटे का, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए, ताकि आपका इसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको याद आ जाएगा कि सर हम गलत पढ़ रहे थे, हम सही नहीं पढ़ रहे थे सर, गलती हो गई सर हमसे, तो वो पूरा आज अपन रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो ये सेशन में आया आपका आई ओपनिंग हो जाएगा, आपको समझ जाएगा कि मैंने क्या क्या अंधा बन के मैंने सब कुछ पढ़ लिया। और मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो कुछ नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस याद रखना बच्चों। जब मैं कोई पढ़ाता हूँ टॉपिक, चाहे वो सी ए हो चाहे सी एस कोई भी हो, मैं ना बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता हूँ, क्योंकि अपने को क्या है, इसमें पीएचडी नहीं करने का। ऑलवेज कीप योर माइंड, आपके माइंड में कीप, मतलब एक चीज़ कंफर्म कीजिए कि जब भी आप कोई अटेम्प्ट देना चाहते हो तो मेक श्योर दैट कि मुझे सिर्फ पास होना है या क्वालिफाई करना है। सो वी आर नॉट हियर टू डू अ पीएचडी इन दैट सब्जेक्ट, बिकॉज अल्टीमेट अपन जो प्रैक्टिकल काम करेंगे उससे एक्सपीरियंस ही आप आगे बढ़ोगे। तो कुछ मेरे नियम है। सबसे आगे फर्स्ट, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा। और ये बैच मैंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, ये बहुत स्मॉल बैच में रखने वाला हूँ। कम बच्चों को मैं इसमें इन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी को पास करना। शायद कम बच्चों हुआ तो भी चलेगा, बट मेरा टारगेट है कि सबके साथ मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप मेरे बच्चों का जैसे डाउट होता है व्हाट्सएप पे, इमीडिएटली मैं मैसेज भेजता हूँ, इमीडिएटली मेरा आंसर्स होता है। तो चलिए बच्चों, ये मैंने मेरा नोट्स है सिस्टमेटिक, मैंने बनाया है इसको पूरा, कि इसको कितना वेटेज है, क्या पढ़ना चाहिए, मैंने पूरा डिटेल में दिया है। तो अब देखिए, ये 6 चैप्टर है, उसमें से आज अपन पहला चैप्टर, और मैं आपको ये 1 घंटे में पढ़ाऊंगा। प्लस जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज होगा। कितना? 10 मिनट, 10 से 5 से 10 मिनट। चलिए आज ये शुरुआत करेंगे। और ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाने वाला है आपको? मैं खुद। अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे सेशन में दिखना चाहते, तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ माई सेल्फ। तो मेरा नाम है अक्षय बहिरवाड़े। आपको मेरा जो व्हाट्सअप का, सॉरी, जो यूट्यूब का नाम है मेरे चैनल का, वही मेरा नाम है। सो माय नेम इज़ अक्षय बहिरवाड़े। अगर मैं बात करूँ मेरे क्वालिफिकेशन की, तो आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैंने बीबीए फाइनेंस किया है, मैंने एमबीए फाइनेंस किया, मैंने एलएलबी किया है, मैंने सेट भी किया है लॉ में। अब मेरा पीएचडी चल रहा है लॉ में। तो मैं कम से कम 9 साल में इस फील्ड में हूँ, और मुझे पता है बच्चों कि एग्जामिनर को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। तो अपन ये धीरे धीरे मेरे बारे में बताएंगे जाएंगे। एंड दूसरी चीज़, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं मेरे, तो व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर पिन किया है, एक मैसेज कर दीजिए ड्रॉप, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। और हम अभी नया बैच स्टार्ट किए है, तो उसमें आपको ऐड कर दूंगा। प्लस हम आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब मैं आपको देने वाला हूँ। और आज सेशन खत्म होने के बाद एमटीबी अपन सॉल्व करने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने वाले। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये मेरा थोड़े मेरे बारे में डिटेल्स दिया, आप पढ़ सकते हो आराम से। देखिए बच्चों, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, तो पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि सर ये चैप्टर मैंने क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब ये चैप्टर मुझे पढ़ के एग्जाम में क्या फ़ायदा होने वाला है, या उससे मुझे क्या नॉलेज मिलने वाला है, पहले आपको दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। देखिए, जो ये चैप्टर अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको 3 चीज़ें सीखनी है। पहले, इंडिया में लॉ कैसे बनाया जाता है। दूसरा,
इंडिया में लॉ आया कहाँ से, सोर्सेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एंड तीसरा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस चैप्टर पे सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। इस चैप्टर पे क्या आते हैं, मैक्सिमम आज तक एमसीक्यू ही आए। तो इसी की वजह से आपने को वैसी पर्सपेक्टिव से देखना है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले इसका वेटेज जानिए, कितने वेटेज के लिए आ सकता है। 5% इसका वेटेज में दूंगा, पहले वो चेक करना। सेकंड, क्वेश्चंस कौन से बनते हैं इसमें वो भी चेक करना है। तो मैंने पूरा देख लिया, एमटीपी आरटीपी जितने भी क्वेश्चंस है, ये चैप्टर आपको मैक्सिमम एमसीक्यू ले आ सकते हैं, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों देखिए, मैंने सिंपल हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाया। मैंने आपके लिए बहुत सिंपल हैंड रिटन नोट्स बनाया। अब देखिए आपका स्टडी कितना ईजी हो जाएगा, पढ़ना क्या है, पूरे नोट्स नहीं पढ़ते बैठने के। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, और आप लिख भी सकते हैं साइड बाय साइड। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने अडॉप्ट किया था। अब अडॉप्ट एंड इफेक्टिव ये दो अलग वर्ड याद रखना बच्चों। मतलब बच्चे पढ़ने के बाद भी गलत आंसर देते हैं, मार्क्स कम होते हैं। आप सोचिए, इन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपन ने अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपन ने अडॉप्ट किया। बट इंडिया में इसको लागू कब किया, इफेक्टिव कब हुआ। अगर एग्जाम में ऐसा वर्ड आएगा कि इफेक्टिव कब से हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा इसके बेसिस पे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने कब अडॉप्ट किया। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए कि अडॉप्ट कब किया, तो मेक श्योर दैट 26 नवंबर 1949। अगर एग्जाम में बोला कि भाई साहब इफेक्टिव कब से हुआ है, देन अपन बात करेंगे 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, वो अपन बाद में देखेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा है, मतलब फेडरल है, यूनिटरी है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास अगर इक्वल पावर है, इक्वल पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है। इसी इसका मतलब होता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट। बट अपनी इंडिया में क्या है, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पावर नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा फीचर्स हुआ, यूनिटरी फीचर्स हुआ। यूनिटरी मतलब सिर्फ एक के पास होता है। बट अपने इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, इसके फीचर्स की बात करो, या अपने इंडिया की बात करो, तो ये क्वाजी फेडरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, ये क्वाजी फेडरल माना जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको अगर मुझे डिस्क्राइब करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसे मैं सिंपल फॉर्म में क्या कहूँगा बच्चों, उसे मैं कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिंपल वर्ड में मैं क्या कहूँगा बच्चों इसको, यूनियन ऑफ स्टेट्स। पूरे स्टेट्स को यूनियन करने के बाद मेरा भारत बना है, वो भारत मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स क्या है, तो उसे कहेंगे अपन क्वाजी फेडरल फीचर्स है। इसके फीचर्स क्या है, क्वाजी फेडरल इसके फीचर्स है। फिर आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रियम्बल की। सर क्या प्रियम्बल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस। जैसे आपके सिलेबस का इंडेक्स होता है जिसमें आपको शो करता है कि कितने चैप्टर्स है, सिलेबस क्या क्या है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो आपको दिखाता है कि ये यहाँ पे कौन से वर्ड्स है, इंडिया में कैसे लॉ फॉलो किया जाए, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको शो करता है। तो इसे अपन इसे कहेंगे कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर क्या प्रियम्बल को आप चेंज कर सकते हो? यस कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, अपने इंडिया में जो इक्वालिटी है, जस्टिस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो कौन सा केस हुआ था, केस हुआ नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें बताया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। समझा आप लोगों को? और प्रियम्बल कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जाएगा। मतलब प्रियम्बल जो होता है वो बेसिक होता है, वो गाइडलाइन होता है, वो डायरेक्शन देता है, तो उसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने प्रियम्बल को फॉलो नहीं किया तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज ये क्या है, अनएनफोर्सिएबल। समझो सबको यहाँ तक? तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ऐसा, प्रियम्बल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, दैट इज फंडामेंटल राइट। सर फंडामेंटल राइट अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। तो ये क्या कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं? यस। अगर मुझे कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, कोई मेरा फंडामेंटल राइट को मुझे एंजॉय करके नहीं देगा, तो उस केस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इसका मतलब आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आप एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट में। कौन सा इसमें आता है, पार्ट 3 में। इसे मग्न करता भी कहा जाता है।
कहा जाता है, मैग्ना करता या मैग्ना करता भी कहा जाता है। समझा आप लोगों को। अभी अपन आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स क्या। अब मुझे बच्चे पूछेंगे क्या सर पूरे फंडामेंटल राइट्स याद करना चलेगा या नहीं किया तो भी चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम में आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आए तो इसको कैसे याद करना, मैं आपको एक छोटी सी इसके लिए ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद करना है आपको। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि याद कैसे करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट, अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट कैसे याद करना मैं भी वो भी बता देता हूँ। आर्टिकल 12 बात करता है बच्चों स्टेट की। स्टेट का मतलब क्या होता है कि देखिए बच्चों, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जहाँ पे वो स्टेट बन सकता है, जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी होगी, जहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होगा, मतलब स्टेट। तो स्टेट का डेफिनेशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों में से कोई एक या तीनों मैनेज करते, फंडिंग करते, तो उसे अपन कहेंगे स्टेट। तो अगर जो स्टेट की कैटेगरी में आया तो उसका ड्यूटी है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खुद की क्लास स्टार्ट कर दी और मैंने बोल दिया कि मैं सिर्फ सीए को पढ़ाऊंगा, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर आप सीएमए को भी पढ़ा, बिकॉज वो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो वो अपन कहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में उसको मेंटेन कर सकते हैं स्टेट के डेफिनेशन में। तो आर्टिकल 12 क्या होगा अपना बच्चों, स्टेट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों आर्टिकल 13 के। आर्टिकल 13 क्या कहता है बच्चों, जब बच्चों आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बता दो, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अगर नहीं किया तो सर आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इंडिया में अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, तो उसे वॉइड माना जाएगा। और ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है। सर आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है बच्चों इक्वालिटी। इंडिया में हर किसी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। किसी को पैसा देख के, उसका पोजीशन देख के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन से याद रखना, फंडामेंटल राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब इसमें हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो बात करता है आर्टिकल 361 की। 361 किसकी बात करता है, इंडिया में दो एक्सेप्शन दिए गए। एक पहला आपका एक्सेप्शन है किसको, प्रेसिडेंट को, एंड दूसरा आपको एक्सेप्शन दिया किसको बच्चों, गवर्नर ऑफ स्टेट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो अगर मैं आर्टिकल 361 की बात करूँ तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए आर्टिकल 14 इज नॉट एप्लीकेबल। समझा आप लोगों को। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 के। आर्टिकल 15 क्या बात करता है बच्चों, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन। आप प्रोहिबिशन कर मतलब प्रोहिबिट करना मतलब उसको रोकना, उसको स्टॉप कर देना। प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर। तो आप ना किसी को जेंडर बेसिस पे या उसके कास्ट के बेसिस पे या उसके रिलीजन के बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वैसा इंडिया में करना अलाउड नहीं है। वो कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 15 में लिखा है। सर आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जब जॉब आएगा, जब कोई वैकेंसीज आएगी तो वहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब भी आएगा वहाँ पे सबको इक्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। हाँ सर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ SC ST जो बैकवर्ड कैटेगरी से आते तो उनको आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो बैकवर्ड कैटेगरी से होते हैं तो उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, तो उसको आप डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते। सर अगर 17 की बात करूँ, आर्टिकल 17 ये बात करता है बच्चों एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये किसकी बात करता है बच्चों, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सर एबोलिशन का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। अनटचेबिलिटी मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इन दोनों कास्ट के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो वो अभी अनटचेबिलिटी खत्म हो चुका, एबोलिश कर दिया उसको। आर्टिकल बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले के ज़माने लोगों को में टाइटल्स दिए जाते थे, राजा, सर, राजा, बहादुर। तो अब ये जो आपको टाइटल दिए जाते थे पहले ज़माने में वो अब नहीं देते हैं, अब वो बंद कर दिया है टाइटल्स देना, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से टाइटल एक्सेप्ट करना है तो उस केस में आपको कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। इफ़ प्रेसिडेंट आपको कंसेंट देता है देन आपको मिल सकते हैं बहुत सारे अवार्ड, इंडिया में भी मिल सकते हैं, जैसे पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, तो वो चल सकता है। आर्टिकल 19 की बात करूँ बच्चों तो आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
किसकी बात करता है बच्चों? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको डिटेल में फैक्ट्स चाहिए तो डिटेल में मैं आपको चार्ट बुक देने वाला हूँ। जैसे ये देखिए बाजू में मेरी चार्ट बुक भी यहाँ पे, तो ये चार्ट बुक भी मैं आपको दे दूंगा। बट मैं कहता हूँ कि ये सफिशिएंट, इसमें आपके पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप पूरा आंसर दे पाओगे एग्जाम में। आर्टिकल 19 बात करता है बच्चों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो। आप सर हम एसोसिएशन बना सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, आप इंडिया में कहीं भी रिसाइड हो सकते हो, इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हो, इंडिया में कोई भी बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हो। वो क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है बच्चों। तो क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 12 कहता है स्टेट्स, 13 कहता है क्या? जुडिशियल रिव्यू, 14 इक्वालिटी, 15 प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, 17 बात करता है बच्चों अनटचेबिलिटी, 18 बात करता है टाइटल्स की, एंड 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अगर मैं बात करूँ बच्चों आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 किसकी बात करता है बच्चों? आर्टिकल 20 बात करता है क्रिमिनल मैटर्स की। क्रिमिनल मैटर्स मतलब यहाँ पे आपको 3 बेनिफिट है। पहला बात करता है बच्चों एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। पहले क्या बात करता है बच्चों? एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। क्या कहते हैं बच्चों इसे? एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। सर एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज का मतलब क्या होता है कि कल जाके आपने कोई क्राइम किया, मैंने कोई क्राइम किया, मुझे 5 साल की सजा है। अब वो लॉ चेंज हुआ, उसमें 10 साल की सजा हो गई, तो वो क्या सजा मुझे एप्लीकेबल होगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो भी लॉ में चेंजेस होंगे वो चेंजेस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्राइम किया है। वो नए क्राइम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, उसे कहा जाएगा एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। अगर मैं सेकंड बात करूं बच्चों, वो होता है आपका डबल जियोपार्डी। अब डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसको एक ही बार सजा होगी, वो सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं हो सकता। तो अपने इंडिया में क्या, एक क्राइम कीजिए एक सजा मिली है, तो एक क्राइम के लिए 2 सजा देना अपने इंडिया में अलाउड नहीं है, उसे कहा जाएगा डबल जियोपार्डी। लास्ट बच्चों आता है दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या आता है बच्चों? दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप खुद का विटनेस नहीं बन सकते, मैं मेरे अगेंस्ट विटनेस नहीं दे सकता, तो ये इंडिया में अलाउड नहीं, खुद का विटनेस बनता, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। तो क्या आपने आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की अगर 21 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसे कहते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है कि मैं इंडिया में कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं इंडिया में कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं मेरी लाइफ में मेरी तरह जी सकता हूँ। ये आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ का। आप कहीं जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। आर्टिकल 23 कहता है ना, आर्टिकल 23 कहता है बच्चों ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अपने इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना अलाउड नहीं है। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब जहाँ से बाहर से लोगों को इंपोर्ट किया जाएगा, उनको यहाँ पे काम पे लगाया जाएगा, उनको फ्री में काम करवाया जाएगा, उसे कहा जाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो 23 किसकी बात करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कैसे याद करने का सेक्शंस को, आर्टिकल्स को? 2-3 लोग मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। 24 किसकी बात करता है बच्चों? चाइल्ड की बात करता है। बच्चों कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता इफ हिज एज इज बिलो 14। 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता सर। तो 24 को कैसे याद करना है? 24 घंटे काम नहीं कर सकता बच्चा, तो याद रखना 24 आर्टिकल याद रखना। फिर बात करेंगे बच्चों 25 से लेके 28, ये बात करता है आपके रिलीजन की। 25 कहता है कि आप इंडिया में कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन आप अडॉप्ट कर सकते हो। 26 क्या बात करता है बच्चों? 26 बात करता है कि आप रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो रिलीजियस बेसिस पे बनाते हैं, जैसे जैन स्कूल हो सकता है, मुस्लिम स्कूल हो सकता है, वो 26 के अंडर बना सकते हो। सर 27 किसके लिए? 27 की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई आप ऐसा प्रमोट करते खुद के रिलीजन को, खुद के रिलीजन को अगर प्रमोट करते हो तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह आपका क्या आता है? 27। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे। 28 बात करते हैं बच्चों ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किसने बनाए होंगे? सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो गवर्नमेंट ने खुद बनाए होंगे इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस लोगों के लिए, तो वो माना जाएगा आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 29 बात करता है कि आप इंडिया में कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हो। एंड 30 बात करता है कि आप इंडिया में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो। जैसे हिंदू छोड़ के बाकी सब लोग माइनॉरिटी में आते हैं एज पर द डेफिनेशन।
तो जो लोग माइनॉरिटी में आते हैं वो क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इन लोगों के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना वो आर्टिकल 30 में आता है। अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल को एक साथ याद करना ईजी सर, बहुत ईजी है। ऐसे आप एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट सर, 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू, 14 कहता है इक्वालिटी, 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 कहता है अनटचेबिलिटी, 16 कहता है आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 कहता है अनटचेबिलिटी, 18 कहता है टाइटल्स, 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 20 कहता है क्रिमिनल मैटर जो अपन ने पढ़ा था सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सपोज फैक्टोरियाज वो, 21 कहता है राइट टू लाइफ, 23 कहता है कौन सा 23 सबसे इंपॉर्टेंट था अपन ने जो पढ़ा, 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 कहता है चिल्ड्रन नॉट वर्क इन फैक्ट्री बिलो 14, 25 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, 27 नो टैक्स, 28 स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, 29 कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हो, एंड लास्ट 30 माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब बना सकते हो। तो ये आर्टिकल्स को याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत काम आ जाएंगे आर्टिकल्स। ठीक है, मैं इसका आपको 4 बुक भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास इसका 4 बुक भी बनाया मैंने, और एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आपको पता है इंडिया में पहले अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था। बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स कलेक्ट करना था तो बहुत सारे लोगों ने घर बंद कर दिया था। तो म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है उसको आपके प्रॉपर्टी को सीज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो ऐसे टाइम पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या कर दिया, बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए, एंड उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या कहेंगे उसे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे, जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लॉ कहाँ से आया। तो मैं अगर मुझे कोई पूछेगा कि सबसे मेन सोर्स क्या है लॉ के लिए, तो मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे मेन लॉ माना जाएगा, उसे चीफ सोर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है, या उसे लैंड ऑफ द लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, मैंने बोला था यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, एंड याद रखना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यूएस से पहला कंट्री है जिसने ये अडॉप्ट किया था। यहाँ तक खत्म होगा अपना। अब आएंगे नेक्स्ट बच्चों, अब आएंगे प्राइमरी लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब देखिए अपने इंडिया में लॉ कौन पास करता है, अपने इंडिया में जो मेन लॉ पास करता है उसे कहा जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अगर इन्होंने कोई लॉ पास किया इन्हें कहा जाएगा प्राइमरी लेजिस्लेशन, या तो आप इसे कह सकते हो सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन मतलब इनको कोई भी अथॉरिटी सुपरवाइज नहीं कर सकती। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट मतलब इनके अंडर जो अथॉरिटी काम करती है उनको आपने पावर दे दी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, बट ये सिर्फ क्या बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने एक एक्ट पास किया था कंपनीज एक्ट 2013, तो ये किसने पास किया था लॉ बच्चों, पार्लियामेंट ने। तो इसे अपन कहेंगे प्राइमरी लेजिस्लेशन। बस इसी लॉ के लिए उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए अथॉरिटी ने, तो उसे क्या कहेंगे अपन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे अपन ने पढ़ा था कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, ये उनकी अथॉरिटी ने बनाया है जो पार्लियामेंट के अंडर काम करती है, बट ये जो अथॉरिटी है ये पार्लियामेंट से बियॉन्ड नहीं जा सकती। समझा आप लोगों को। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सर इंडिया में लॉ कैसे पास किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है इंडिया में लॉ पास करने का। देखिए सबसे पहले फर्स्ट अगर आपको लॉ पास करना है इंडिया में, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा। सर ये प्रपोजल कौन बनाता है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वही उसका प्रपोजल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फूड डिपार्टमेंट का कोई लॉ पास करना है तो फूड डिपार्टमेंट बनाएगी, फाइनेंस का तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका प्रपोजल बनाता है। ये प्रपोजल बनने के बाद सेकंड स्टेज पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो ये मिनिस्ट्री क्या चेक करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सही है इसकी, क्या ये लॉफुल है। तो इनका काम ये होता है लॉ उसके लॉ के अंदर क्या लिखा है इनको मैटर नहीं करता, इनको मैटर करता है कि ये जो लॉ पास किया है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, कि ये लॉफुल है। ये चेक करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और ये उसके ऊपर अपना रिपोर्ट देते हैं
ऑफिस मेमोरेंडम देते हैं एंड उसके बाद ये रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा कैबिनेट के पास। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है बेसिकली वो यूनियन मिनिस्ट्री होंगी जो डिसीजन पास करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री इसके ऊपर डिस्कशन करती है एंड जैसे ये डिस्कस कर लेंगे फिर ये बिल आपका भेजा जाएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पहला कंसर्न मिनिस्ट्री बिल बनाएगा, क्योंकि लॉ के पहले बिल कहते हैं, बिल जब पास होता है वो लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो पहला आपका जो प्रपोजल वो बनाएगा कौन, वो बनाएगा आपका कंसर्न मिनिस्ट्री। फिर आएगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास, वो चेक करेगा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, लॉफुल है कि नहीं। फिर तीसरे टाइम पे आएगा कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास एंड फोर्थ स्टेज पे आएगा आपका लोकसभा में। आपको पता है एक ऐसा बिल है मनी बिल, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाकी सब बिल आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। समझा आप लोगों को? अब बच्चों मुझे एक आपसे लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि सर अगर इन केस लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सर? अगर लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है या फॉर एग्जाम्पल उनके बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, या फॉर एग्जाम्पल आपने बिल प्रेजेंट किया बट 6 महीने हो चुके हैं अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है, ऐसे टाइम पे आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में आती है, उसे कहा जाएगा ज्वाइंट सिटिंग बुलवाना। तो ये दोनों हाउसेज जब साथ में आती है तो ये बिल पास कर सकते हैं। बड़े कौन से केस में आ सकते हैं? एक तो एक ने हाउस राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा ने अभी तक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों डिसएग्रीड है, या बिल प्रेजेंट करने से 6 महीने हो चुके हैं अभी तो कोई एक्शन नहीं है, तो ऐसे केसेस में ज्वाइंट सिटिंग बोल सकते हो। और ये ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। इसके अंडर ये मीटिंग होता है एंड ये मेजोरिटी वोटिंग से पास किया जाएगा। सर मनी बिल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। मनी बिल ऐसा बिल होता है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है बट राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, चेंजेस कर सकता है कि क्या क्या चेंजेस इसमें होना चाहिए, वो भी 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर। बट जो रिकमेंडेशन राज्यसभा में दी है वो रिकमेंडेशन लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, इट्स ऑप्शनल, वो सुन भी सकते हैं नहीं भी सकते। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हो जाता है प्रेसिडेंट का कंसेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाएगा आपका जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। बट प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको असेंट दे सकता है, या तो अपने पास बिल को रख सकता है, या तो बिल आपको वापस भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन फॉर चेंजेस। एंड चेंज अगर वापस आ गया तो प्रेसिडेंट को कंसेंट देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। सर अपने इंडिया में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, ये मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में से आपका मेंशन कीजिए लॉ पीडीएफ, मैं आपको इसका हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी के साथ, कोई अगर डिस्प्यूट होता है किसी के साथ, तो अपन जनरली कोर्ट में जाते हैं, बट अभी कोर्ट का जाने का ज़माना नहीं है। तो अपने पास ऑप्शंस क्या सर? अभी आप ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हो। अगर आपको ट्राइब्यूनल के पास भी नहीं जाना है तो अपने पास एक बहुत पीसफुल सेटलमेंट होता है, उसे कहा जाएगा एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। अब ये जो होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड, ये 2 टाइप के बन सकते हैं। एक होता है एडजुडिकेटिव, एडजुडिकेटिव मतलब आर्बिट्रेटर आएगा। आर्बिट्रेटर इज नथिंग बट द थर्ड पर्सन जो दोनों के बीच में आता है, झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसे कहा जाएगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब ये थर्ड पार्टी होता है जो आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, आपको सजेशन देता है, कंक्लूजन पर लेके आता है, आपका डिस्प्यूट सॉल्व करके देता है, उसे कहा जाएगा आर्बिट्रेटर। या तो अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट कर दीजिए, इसे कहा जाएगा कंसेंसुअल प्रोसेस। बट अभी एग्जाम में जो आता है ना, आपको जो ज़्यादा पढ़ना है वो है एडजुडिकेटिव प्रोसेस, उसमें आता है आर्बिट्रेशन। चलिए आज ये बच्चों आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उसका अपन बात करेंगे। तो उसके पहले सबसे फर्स्ट, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन से मैटर के लिए एप्लीकेबल होता है। और आर्बिट्रेटर का मतलब होता है आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट। आप कोर्ट में सेटलमेंट नहीं करोगे, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी के पास, और थर्ड पार्टी आप दोनों का सुनता है एंड उसके बाद डिसीजन पास करता है। कौन से मैटर के लिए जा सकते हो सर? हम जा सकते हो कोई भी सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फैमिली, कोई भी मैटर के लिए जा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से अपन एक एक ऑप्शन देखते जाएंगे। वो है पहला ऑप्शन आपके पास, वो आर्बिट्रेशन। अब ध्यान सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं सर। जैसे आपने केस कोर्ट में फाइल कर दिया, तो अगर दोनों पार्टी को लगता है कि टाइम बहुत जा सकता है, टाइम बहुत कंज्यूम हो सकता है, ऐसे दोनों पार्टी को लगता है, तो दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करके वो मैटर आउटसाइड द कोर्ट जा सकते हैं, मतलब आर्बिट्रेशन के पास। सर ऐसा कहीं लॉ में लिखा है आप जा सकते हैं? यस, आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें लिखा है कि भाई साहब सेक्शन 89 में कि आप ये
जो कोर्ट का फंसा हुआ केस है आप आर्बिट्रेशन के पास लेके जा सकते हो, एंड अगर आपने ऐसा किया तो कोर्ट आपको फुल फीस रिफंड कर देगा। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है आपको। सर आर्बिट्रेशन होता क्या है? आर्बिट्रेशन कोई भी थर्ड पार्टी होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसका दोनों पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, जो इम्पार्शियली आपकी बातें सुने, उसके बेसिस पे डिसीजन पास करे, आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाए, एंड फिर आप आर्बिट्रेशन डिसीजन पास करोगे। ये डिसीजन अगर पास हो गया तो इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अगर आर्बिट्रेशन में भी आपका झगड़ा सॉल्व नहीं होता पीसफुल, तो आप वापस कोर्ट में जा सकते हो उस मैटर को लेके, कोर्ट आपके लिए ओपन होगा, तो उसे कहेंगे आर्बिट्रेशन। समझा आपको बच्चों? आर्बिट्रेशन कब करना है आपको? आर्बिट्रेशन को अपॉइंट कौन करता है? दोनों में से पार्टी कोई भी अपॉइंट कर सकती है, बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट। और आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होते हैं। ऑड मतलब 1, 3, 5। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एंड मेरा झगड़ा है, तो मैंने एक इंसान को अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर को, आपने किसी एक इंसान को अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर को, तो अपने दोनों के आर्बिट्रेटर कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। कोर्ट मतलब आर्बिट्रेशन के पास, वहाँ पे बैठा होगा एक थर्ड अंपायर जो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब कितने लोग हैं? 3 आर्बिट्रेटर, एक मेरा, एक आपका, एंड एक इंडिपेंडेंट तीसरा। वैसा भी आप कर सकते हो, या तो दोनों में एक ही अपॉइंट कर सकते हो, सीधा इंडिपेंडेंट कोई दूसरा जो पहचान वगैरह नहीं दोनों का, या तो आप 3 बना सकते हो। चॉइस इज योर, बट ये हमेशा ऑड नंबर में होते हैं यार। ठीक है, पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, कितने टर्म के लिए होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये पार्टी खुद डिसाइड करेगी। सर क्या आर्बिट्रेशन के बगैर कोई दूसरा ऑप्शन भी होता है? दैट इज कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन मतलब इसमें काउंसिल की जाएगी, आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपने क्या करना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस किया जाता है, यहाँ पे मैटर को सॉल्व नहीं किया जाता। यहाँ पे मदद की जाती है, एडवाइस की जाती है, एक्सपर्टीज दी जाती है, बट याद रखना यहाँ पे मैटर सॉल्व नहीं किया जाता। आर्बिट्रेशन में मैटर सॉल्व किया जाता है। तो कॉन्सिलेशन में क्या होता है, जो पार्टी होती है ना वो बहुत कंट्रोल करती है प्रोसेस को। इसकी वजह से ये पार्टी बेस्ट या पार्टी सेंट्रिक अप्रोच कहा जाता है ऐसे, मतलब पार्टी डिसाइड करेगी ये प्रोसेस कैसा होगा। तो कॉन्सिलेशन में थर्ड पार्टी आएगा जो आपको सुनेगा एंड आपका डिसीजन पास करने की आपको हेल्प करेगा, वो होता है कॉन्सिलेशन। सर अगर कॉन्सिलेशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। आर्बिट्रेटर तो मैटर ही सॉल्व कर देगा, ये तो सिर्फ एडवाइस के लिए था। तो ये था अपना प्रोसेस, उसे कहेंगे कॉन्सिलेशन करना। सर अगर कॉन्सिलेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या हम मीडिएशन कर सकते हैं? यस, मीडिएशन मतलब आपके बिहाफ पे कम्युनिकेट करने वाला, आपके मैटर को मदद करने वाला, आपके मैटर को हेल्प करने वाला, उसे कहा जाएगा मीडिएटर। उसे कहा जाएगा मीडिएटर। मीडिएटर हमेशा न्यूट्रल होता है, और यहाँ भी सेम पार्टीज कंट्रोल करती है इस मैटर को। मीडिएटर मतलब कौन है? दोनों के बीच में मीडिएट करता ना, दोनों के बीच में आता ना, बीच में सब सॉल्व करने के लिए मैटर, उसे मीडिएटर कहा जाएगा। यस और नो? अब कंसिलेशन में क्या होता है? कंसिलेशन में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, मीडिएटर में आपका घर का भी इंसान हो सकता है, पर दोनों केसेस में वो मदद करने का काम करता है, मैटर सॉल्व करने का काम नहीं करता है। सर आपके पास ये भी ऑप्शन पसंद नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब ऐसी अदालत जहां पे जो चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड जज होगा, उसके अंडर जो ऑफिसर्स होंगे वो लॉ एडवोकेट होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, और ये डिसीजन पास करेंगे लोक अदालत। एंड लोक अदालत का डिसीजन आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। आपके ऊपर क्या होगा? बाइंडिंग होगा। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ मैटर लोक अदालत में भी, तो मैटर वापस कहाँ पे जाएगा? कोर्ट के पास चला जाएगा। इनके कोई एविडेंस एक्ट वगैरह अप्लीकेबल नहीं होता, ये खुद की प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए मैंने कितने मिनट में ख़त्म किया? लगभग 20-25 मिनट में ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया, इफेक्ट कब से हुआ, इंडिया में मेन सोर्सेस क्या है। अब अगेन यहाँ पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपने इंडिया में मेन सोर्सेस क्या है लॉ के लिए? सबसे मेन सोर्सेस क्या है? अगर मैं बात करूँ सबसे मेन सोर्सेस क्या है इंडिया के लिए, तो पहला अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं कहूँगा सबसे मेन सोर्स है इंडिया के लिए जहाँ से अपन ने लॉ को एग्जीक्यूट किया, या फॉर एग्जाम्पल लॉ को मेन सोर्स माना है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या बच्चा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बात करूँगा उसकी जुडिशियल डिसीजन की। जुडिशियल डिसीजन का मतलब कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे उसके बेसिस पे भी आप लॉ बना सकते हो। तीसरा अपन मान सकते हैं बच्चों, तीसरा क्या मान सकते हैं? कस्टम्स। से कस्टम्स क्या है? पुराने के ज़माने में जो पुराने टाइम पे जो कस्टम्स हुआ करते थे, ट्रेडिशंस हुआ करते थे, जो बहुत टाइम तक कंटिन्यू थे, बहुत सालों तक अगर जो कंटिन्यू थे विदाउट एनी इंटरप्शन,
तो उसे मानेंगे अपन सोर्स ऑफ लॉ, यहाँ से भी लॉ कुछ बने। बट अगर मॉडर्न ज़माने की बात करूँ तो अभी कस्टम्स को कोई फॉलो नहीं करता। तो राइट नाउ वी कैन नॉट कंसिडर एज अ कस्टम्स द मेन सोर्स ऑफ इंडिया। तो मेन सोर्स ऑफ लॉ के लिए क्या है? मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जुडिशियल डिसीजन, एंड लास्ट में आएगा आपका कस्टम्स। तो अभी आपने ये चैप्टर अब देखो, आपने इतना मतलब फास्ट सॉल्व किया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं क्या इतने में सॉल्व कर पाऊंगा, मैं क्या सर मुझसे ये होगा? तो आइए उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसे देखिए क्वेश्चंस कैसे आए। कब का क्वेश्चन है बच्चों? दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। पूरा एमसीक्यू क्या है? क्या लिखा है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेंटेन्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। अपन ने आर्टिकल 30 पढ़ा, आ गया आंसर आपका। कितना टाइम गया बच्चों? 1 सेकेंड भी नहीं लगा मुझे आंसर टिक मारने करने के लिए। मेरे साथ आपने सब आर्टिकल्स याद किए। मैंने अभी इतना फास्ट क्यों पढ़ा है? क्लास में मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर आपको फास्ट लगता है मैं बेसिक से भी बढ़ा सकता हूँ, बट मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बताया जिनके आंखें खुल सकते हैं कि पूरा नोट्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जो एग्जाम में आते हैं, बाकी तो ऐसे ही दिया है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ना क्या लिखा है? इन अ कॉन्सुलेशन इफ नो कंसेंस, मतलब मैटर अगर सॉल्व नहीं हुआ कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग में, देन अगेन कहाँ पे जाओगे आप जा सकते हो आर्बिट्रेशन के पास। कॉन्सुलेशन नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन के बाद जा सकते हो। सर इंडिया का प्रियम्बल यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अपन ने पढ़ा था प्रियम्बल के इसमें। मुझे बताइए दिसंबर 2025 के क्वेश्चन थे, कितने मार्क के लिए आया था ये? टोटल 6 मार्क के लिए आया था। क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? जो मैंने रिवाइज किया उससे आपको याद नहीं होगा? जून में भी आया था, लोक अदालत कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट बाय वे ऑफ। अब ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किए जाते हैं? बाय निगोशिएशन, बाय कन्वर्जेशन, तो उसे कहेंगे कॉन्सिलेशन। बताइए कितना ईजी है। द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स इनटू फोल्ड वेरियस मोड्स ऑफ सेटलमेंट इंक्लूडिंग द, यहाँ पे दिया आर्बिट्रेशन दिया, कॉन्सिलेशन दिया, मेडिएशन दिया, आप क्या बचा? लोक अदालत। खत्म आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन उठा करिए। चलो आपको मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ कुछ लास्ट ईयर के, या तो आप पढ़ सकते हो, ये एमटीपी है। एमटीपी अगर आपको सॉल्व करना तो एमटीपी आप सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा ये मॉक टेस्ट पेपर। ये देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड है? अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949। आंसर आ गया, बात खत्म। कितना ईजी मुझे बताइए। अभी सी में इंटर पढ़ना, आप बहुत टेंशन लेते हो। अगर आपका स्टडी सिस्टमेटिक होगा, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना का आपको पता चल रहा है, आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो मैं आपको क्या होगा, आपको फेल होने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इतने आएंगे कि आप शॉक हो जाओगे। सही इतने मार्क्स मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते भाई साहब? बहुत मिलते हैं। समझा कि आप लोगों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये देखिए आगे ने क्वेश्चन पूछा है, राइट ऑफ माइनॉरिटी अपने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन आया, कब का क्वेश्चन है ये जून 2025 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लोक अदालत और पीपल कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट बाय ऑफ। पढ़ा अपन ने, कॉन्सुलेशन के थ्रू आप कर सकते हो। 25 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्या लिखा है? द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स इनटू फोल्ड वेरियस मोड्स ऑफ सेटलमेंट इंक्लूडिंग, क्या है इसमें? लोक अदालत। खत्म आपका आंसर। कब का क्वेश्चन था? दिसंबर 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सोर्स ऑफ इंडिया? मेजर क्या नहीं है सोर्स ऑफ लॉ? कस्टम्स, क्योंकि पुराने टाइम पे तो अब नहीं है, अब जुडिशियल डिसीजंस है, अपन ने पढ़ा। खत्म इसका आंसर। क्या है इसके, मुझे बताइए, इतना डिफिकल्ट लगता है आपको? अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश एंड इस प्रैक्टिस एनी फॉर्म इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो इसका आंसर बी, इसको फॉरबिड किया गया है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, सीएमए इंटर में आपको समझा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए? बच्चे पूरा चैप्टर एक एक पेज पे एक एक नोट्स पढ़ते बैठ रहे, एक एक पॉइंट पढ़ते बैठ रहे। ये एग्जाम ना वो नहीं है। मैंने कितने मिनट में आपको चैप्टर पढ़ाया होगा? एक 20-25 मिनट में पढ़ाया होगा कि इसमें सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, लॉ कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, उसकी बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो मुझे बताइए ना, क्या काम का वो पढ़ाई जो आपने 8 घंटे किया होगा एक चैप्टर के लिए? मैं बताऊँगा अगर मेरा हैंड रिटन नोट्स या नोट चार्ट बुक से पढ़ाओगे ना, कम से कम 20-20 मिनट के बाद एक चैप्टर होगा आपका रिवाइज। इतना ईजी है। तो शुरुआत अभी से करनी है बच्चों आपको। मैंने अभी रिसेंटली नया बैच स्टार्ट किया है, तो अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, या तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, डीम कर दीजिए, नंबर नीचे पिन किया है,
आपको चार्ट बुक, हैंड रिटन नोट सभी उसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, एंड कमेंट कीजिए पसंद आया तो, एंड प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए मेरे साथ, और मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे ही पी वाई क्यूज़, एम सी क्यू सब लेने वाला हूँ अपने बैच में।